कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप सभी को हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं समान ज्ञान का एवं VVI क्वेश्चन आंसर। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते चलेंगे टोटल के टोटल क्वेश्चन। और आप सभी को अगर हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है बिल्कुल लाइक करते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी को ये बोलते चलेंगे कि अदर कॉम्पिटिटिव यानी बिहार लेवल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं और उसके तैयारी कर रहे हैं अगर, तो हमारे चैनल से जुड़िए और हर एक प्रकार का समान ज्ञान का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लेकर के जाइए। चलिए शुरुआत करेंगे और पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। आपको बताना है टेलीविजन, टीवी देखते होंगे, टीवी में एक रिमोट होता है बाबू। तो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में जो प्रयुक्त जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो कैसी होती है। परावैगनी होती है या माइक्रोवेव होते हैं, रेडियो वेव होते हैं या अवरक्त होते हैं। इसका सही जवाब आपको बताना है। कौन इसका सही जवाब होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अवरक्त होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर सही जवाब आता है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है कैसी होती है? अवरक्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। कहता स्वचालित वाहनों में जो खुद से जो चलने वाला वाहन होते हैं, स्वचालित वाहनों में खुद जो हम चलाते हैं गाड़ी, तो स्वचालित वाहनों के रेडिएटर किसको बोलते हैं पता होना चाहिए कि जो गाड़ी में जो पानी जिसमें भरा जाता है, गाड़ी में देखिएगा एक बोनेट पे पानी भरने वाला मशीन होता है जो गर्म, उसको ज्यादा गर्म नहीं होने देता है। रेडिएटर उसमें पानी भरते हैं और वो पूरे बॉडी को ठंडा करके रखता है। तो वही कहता है कि स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में यानी उसको ठंडा करने के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है कि मेथिल एल्कोहल और H2O, दूसरा ऑप्शन है कि मेथिल एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है एथिल एल्कोहल और चौथा ऑप्शन कहता है कि एथिल एल्कोहल और H2O। इसका सही जवाब आपको देना है कि स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम यानी कि प्रतिहिम मतलब प्रतिहिम ठंडा, हिम माने ठंडा होता है, बर्फ होता है, प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मेथिल एल्कोहल और H2O यानी कि जल। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। क्लियर? आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोलिक प्रेस। अब पता होना चाहिए हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि गाड़ी में या कभी भी कोई चीज जग के नाम सुना है ना, जो चापने का उठाने का काम करता है, उसे को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। अब हाइड्रोलिक प्रेस के में किसका उपयोग होता है? कहता पास्कल नियम का, वर्नेली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या वोयल का नियम। इसका सही जवाब आपको देना है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पास्कल का नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका नियम का यूज किया जाता है? पास्कल के नियम का यूज किया जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। कहता है बीमा यहाँ पर निकाले हुए, क्या निकाला है? बीमा। कहता है बीमा MLT के पावर -2 किसके अनुरूप है? बल के, किए गए कार्य यानी कि वर्ग के, काम के, या त्वरण का या वेग का। इसका आपको सही जवाब देना है कि बीमा MLT के पावर -2 किसके अनुरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल का। क्या हो जाएगा? बल का अनुरूप आपको मिल जाता है। क्लियर? तो ये नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या जटिल होने के सहज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने के पर सहज परिवर्तन होता है? तो घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। ए आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि एंट्रोपी में कमी, दूसरा ऑप्शन कहता है मुक्त ऊर्जा में कमी, तीसरा है मुक्त ऊर्जा में वृद्धि और चौथा है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। आपको बताना है क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? एंट्रोपी में कमी, मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन कि मुक्त ऊर्जा में कमी। क्या? मुक्त ऊर्जा में
कमी इसका सही जवाब। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर घटित ऊर्जा में सहज परिवर्तन होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 6, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो गैर चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, कहता लौह यानी कि लोहा, लौह, निकेल, कोबाल्ट या तांबा। आपको सही जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा जो है एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? गैर चुंबकीय पदार्थ है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? तांबा है जो गैर चुंबकीय पदार्थ है। अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है। जब देखिएगा कोई कार दौड़ती हुई तेजी में बाई में आ रहा है और अचानक ब्रेक मारिए रुक जाएगा, तो रुकने के बाद आदमी होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। अब वही कहता है आगे रुक जाती है तो यात्री यानी कोई आदमी अगर खड़ा है या बैठे हुए है आगे की ओर क्या होती है? आगे की ओर क्यों झुक जाती है? आपको बताना है कि किस शक्ति, किस बल के कारण, कौन से कारण है? कहता है अपकेंद्रित शक्ति के कारण। दूसरा ऑप्शन कहता है आराम का जड़त्व के कारण। तीसरा ऑप्शन कहता है कि गति का जड़त्व के कारण। और चौथा ऑप्शन कहता है गुरुत्वीय शक्ति के कारण। जब कोई गाड़ी, कार चलती हुई अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। बताइए किसके कारण झुक जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ये गति के जड़त्व के कारण। वो आपका कार जो है गति करते रहता है और इसके कारण क्या होता है? आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा गाड़ी तो रुक जाता है लेकिन शरीर जो होता है ये अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि ये गति में रहता है, जिसके कारण गति के जड़त्व के कारण हो जाएगा। यानी बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा देंगे। अगला नंबर यानी 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि K4 यानी कि आपका पोटेशियम 4 है, K4Ni और देखिए आपको बंद करके CN4 लिखा हुआ है ना। कहता है में निकेल का ऑक्सीकरण बताइए की संख्या क्या है? निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है, +4 है, -4 है या +8 है? इसका सही जवाब आपको देना है। क्या है? कहता है कि K4Ni और CN4 का में होल 4 में बताइए कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितना है, कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला नंबर में 0 है, 0 है। क्या है इसका ऑक्सीकरण की संख्या कितना है? 0 यानी कि 0 होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखते चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगना क्या है? बताइए लोहा में जब कोई कभी भी जंग लग जाता है वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है या विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है, वैद्युत परिवर्तन होता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जवाब बिल्कुल सही है? तो लोहे में जंग लगना क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। आप परिवर्तन कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि परिवर्तन 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? जो एक बार चेंज होने के बाद तो पुनः अपने रूप में यानी मूल रूप में पहले के जैसा हो जाता है, उसको भौतिक परिवर्तन। और एक बार चेंज होने के बाद दोबारा वापस नहीं लौटता, उसे रासायनिक परिवर्तन। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल टॉप कर गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो तरंगे का, अवरक्त तरंगे का, परावैंगनी तरंगे का या अल्फा, बीटा और गामा के विकिरण का? इसका सही जवाब को देना है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या? अल्फा, बीटा, गामा के विकिरण। अल्फा, बीटा, गामा का विकिरण आपका सही जवाब होगा। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? कहता है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? इसका आपको सही जवाब देना है। तो पहले नंबर में सुनेंगे कि यह शर्करा में घुलने से स्वाद में मधुर होता है। यह शर्करा मतलब ये शर्करा मीठे चीज में घुलने से स्वाद मीठा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन बताना है कि यह सल्फर का अंश कम होने से ये कुछ मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यह कम अम्लीय होता है और चौथा ऑप्शन कहता है कि यह कम क्षारीय होता है। आपको सही जवाब बताना है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ क्या होता है? मधुर हो जाता है। यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल
सही जवाब आता है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं लेकिन उसका आंसर आपका नीचे मिल जाएगा, इसका जवाब आपको नीचे से देखना है। कहता क्या है कि जैविक अवशिष्टों से पौधे के आसपास, जैविक अवशिष्टों से पौधे के आसपास की मिट्टी को कहता है कि बकने के लिए, क्या करने के लिए, बकने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, ये आपको जो बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि निहाई यानी स्टैकिंग का, दूसरा ऑप्शन कहता है पलवारना या मल्चिंग का, है ना, तीसरा ऑप्शन कहता है छटाई यानी कि प्रूनिंग का, प्रूनिंग का। इसका सही जवाब आपको बताना है नीचे से चुन के कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है या केवल 1 और 2 दोनों सही होगा। तो इसमें आपको जवाब देना है कौन इसका सही जवाब है। ए आपका जवाब वाला कॉस्ट होता है। तो इसका कौन सा सही है, बिल्कुल याद रखेंगे आपका बी नंबर जो है, दूसरा नंबर, ये बिल्कुल सही है। तो बी नंबर को याद रखेंगे कि केवल 2 है जो आपका सही जवाब आएगा। क्लियर। तो बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगा के चलेंगे कि जैविक अवशिष्टों से पौधे के आसपास की मिट्टी को बकने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, तो कहता पलवारना, है ना, पलवारना यानी मल्चिंग का यूज किया जाता है। आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कहता आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। कहता आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो इसका जवाब पहले नंबर में कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या होता है, दूसरा कहता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा कहता है कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या और चौथा कहता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इसका राइट आंसर बताना है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर जो है 2 नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा के चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है एक मिश्रण है, किस चीज का मिश्रण है, मिथाइल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल का, मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का, इथाइल एल्कोहल और कहता है पिरीडीन का, या कहता है कि मिथाइल एल्कोहल और पिरीडीन का। इसका सही जवाब बताना है कि कहता है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है, वो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो बी नंबर ऑप्शन मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का दोनों का मिश्रण मिथाइलेटेड स्पिरिट है। क्लियर। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 15 नंबर में कहता है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के कहता है कि सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, साइटोक्रोम, कहता है सेल्यूलोस, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है केरोटीन। इसका सही जवाब आपको बताना है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी पशुओं में जैसे हीमोग्लोबिन होता है उसी के सदृश पौधों में कौन सा अणु होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये हरा दिखता है। तो सी नंबर ऑप्शन को याद रखेंगे। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली कहता है कि लिपिड में क्या होता है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है, कहता है कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। तीसरा कहता है कि समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कि उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो राइट आंसर ये आपका डी नंबर हो जाएगा, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो डी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाते चलेंगे। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है यानी कि 17 नंबर कहता है कि कर क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। बताना है आपको कि कर क्यूमिक किससे क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। इसका राइट आंसर पहला नंबर ऑप्शन है कि लहसुन,
हल्दी, सूरजमुखी और गुलाब। तो इसका जवाब देना है कि कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? लहसुन से, हल्दी से, सूरजमुखी से या गुलाब से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, हल्दी से। क्या हो जाएगा? हल्दी से। कर्क्यूमिक जो है ये हल्दी से क्या होता है? पृथक किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 18, कहता है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहता जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहता कि समन कहते हैं, अपमार्जन कहते हैं, या प्रकाशिक अपघटन कहते हैं, या प्रकाश स्फुरण कहते हैं। इसका सही जवाब आपको बताना है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो समन कहते हैं। क्या कहते हैं? समन कहते हैं। यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, यानी 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? पहला ऑप्शन श्वसन के कारण, वह चितीकरण के कारण, बाष्पोत्सर्जन के कारण, या अवशोषण के कारण। आपको सही जवाब बताना है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? चौथे नंबर, यानी अवशोषण के कारण। पौधे जो है ये अवशोषण अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कि जिप्सम का उपयोग कहता किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए, दूसरा ऑप्शन है लवणीय मृदा के सुधार के लिए, और तीसरा ऑप्शन है अम्लीय मृदा के सुधार के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता है कि पॉडसॉल मृदा के सुधार के लिए, पॉडसॉल के लिए। इसका सही जवाब आपको बताना है कि जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो ये अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। जिप्सम का उपयोग अम्लीय मृदा के लिए क्या किया जाता है? सुधार के लिए किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन को भी लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोस भित्ति है वो किसके सेलों में पाई जाती है? पशु के सेल में, सेल माने होता है कोशिका, पशु के सेल में यानी कोशिका में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, या पौधे में। का सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेल में यानी कि कोशिका में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ये पौधे में पाई जाती है। क्या में पाया जाता है? पौधे में पाई जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये किसको में पाई जाती है? पौधे में। सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे के सेलों में पाई जाती है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन कि पल्सर होते हैं। बताइए पल्सर क्या होता है बाबू? पल्सर ऐसा नहीं कि पल्सर बुलेट वाला गाड़ी जो होता है, बुलेट, पल्सर, अपाची, वो पल्सर नहीं। पल्सर आपका कोई चीज है ना? तो पल्सर के बारे में जानेंगे। पल्सर होते हैं, क्या होते हैं बाबू? तब पृथ्वी की ओर आ रहे तारे। ये पल्सर जो है एक तारा का नाम है, वो पृथ्वी की ओर आ रही तारे का नाम है पल्सर। दूसरा कहता है कि पृथ्वी से दूर जाने वाले तारे का नाम है पल्सर। तीसरा कहता है कि तेजी से घूमने वाले तारे का नाम है पल्सर। और चौथा कहता है कि उच्च तापमान वाले तारे का नाम है पल्सर। आपको बताना है कि पल्सर आखिर क्या होता है? पल्सर पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के ओर आने वाला, पृथ्वी से दूर जाने वाला, पृथ्वी की ओर घूमने वाला, या उच्च तापमान वाले तारे जो होते हैं उसको पल्सर बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? एक तेजी से घूमने वाले तारे को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। ये पृथ्वी के तेजी से घूमने वाले तारे के, यानी तेजी से घूमने वाले तारे जो होते हैं क्या होते हैं? पल्सर होते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा करके। अगला देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि विषुवत रेखा है। बताइए आप कि विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा कहाँ है? कहता है कि उत्तर और दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के दीर्घ घूमने वाला, पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शनि ग्रह के गिर्द एक सरल एक मेखला है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष का नाम है क्या है? आपका विषुवत रेखा। बताइए विषुवत रेखा है वो क्या विषुवत रेखा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा विषुवत रेखा है ये उत्तर और दक्षिण के ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के दीर्घ घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है। उसी का नाम क्या है बाबू? उसी का नाम विषुवत रेखा है। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कि चंद्रमा के पिछले पास यानी पार्श्व
की फोटो ली थी। बताइए कौन लिए थे? कौन ऐसे यहाँ पर वैज्ञानिक है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के पिछले सतह का फोटो ले लिए थे? आप लोग जो अगर फोटो लेंगे भी तो आगे वाले फोटो, आगे वाला आगे है तो आगे का फोटो लेंगे, लेकिन ये जो है वो चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से का फोटो लिए थे। अब बताइए चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से का फोटो लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए कौन है? कहता है वाइकिंग प्रथम ने, वाइकिंग द्वितीय ने, लूना तृतीय ने, या कहता है कि मैराइनर रमन ने। इसका सही जवाब आपको बताना है कि चंद्रमा के पिछले पार्श्व का फोटो लेने वाले जो थे वो कौन थे। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहता लूना तृतीय ने। क्या? लूना तृतीय ने चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी। कौन? लूना तृतीय ने। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि HTML में कहता टैग जो होते हैं वो किसमें परिबद्ध गुंजाइशों शब्द जो होते हैं के बने होते हैं? ये आपको बताना है। कहता है कि कोणीय कोष्ठक के, या कहता है लघु कोष्ठक। कोणीय कोष्ठक ऐसे कोण के जैसा कोष्ठक होता है ना, उसको बोलते हैं लघु कोष्ठक, मतलब सबसे छोटा वाला छोटकी कोष्ठ कहते हैं। कहता है वर्ग कोष्ठक, सबसे बड़ी वाला कोष्ठ को वर्ग कोष्ठक कहते हैं। और कहता है कि पुष्पित कोष्ठक, ये मंझली कोष्ठक को क्या बोलते हैं? पुष्पित कोष्ठक बोलते हैं। बताइए किसको टैग करने के लिए ये कौन से होता है? ये आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि HTML में टैग किसमें परिबद्ध गुंजाइश शब्दों के बने होते हैं? वो राइट आंसर हो जाएगा कोणीय कोष्ठकों के लिए। किसके लिए? कोणीय कोष्ठकों के लिए। यानी ए नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब, यानी कि राइट आंसर होता है। ये आपका लास्ट था और इसी के साथ आपका समाप्त हो जाता है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मजा आया होगा, अच्छा लगा हो, बिल्कुल लाइक करते चलेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके पास तो जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय।